सरदार वल्लभभाई पटेल झावेरभाई पटेल और लाडबा की 6 संतानों में से एक, वल्लभभाई झावेरभाई पटेल का जन्म नडियाद, गुजरात में हुआ था। उनकी जन्मतिथि का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आमतौर पर स्वीकृत तारीख 31 अक्टूबर 1875, जिसका स्रोत उनका मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र है, को वल्लभभाई ने एक फॉर्म भरते समय स्वयं चुना था। ये परिवार लेवा पाटीदार समुदाय का एक कृषक था और आर्थिक स्थिति के मामले में इसे निम्न मध्यम वर्ग के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ये गरीब था और इसमें शिक्षा की कोई परंपरा नहीं थी। वल्लभभाई का बचपन किताबों से दूर करमसद के पैतृक खेतों में बीता। जब वह करमसाद के मिडिल स्कूल से पास हुए और नडियाद के हाई स्कूल में गए, जहां से उन्होंने 1897 में मैट्रिक पास किया, तब वह पहले से ही किशोरावस्था में थे। एक युवा लड़के के रूप में भी वल्लभभाई ने संगठन और नेतृत्व के गुणों का प्रदर्शन किया, जिसने उन्हें उनकी भविष्य की भूमिका के लिए चिन्हित किया। एक बार छठे दर्जे के लड़के के रूप में उन्होंने एक शिक्षक को सबक सिखाने के लिए अपने सहपाठियों की एक सफल हड़ताल का आयोजन किया, जो 3 दिनों तक चली। जो छड़ी का अनावश्यक शौकीन था, वल्लभभाई को ये गुण अपने पिता से विरासत में मिले होंगे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने झांसी की रानी के अधीन विद्रोह में लड़ाई लड़ी थी और बाद में मल्हार राव होलकर ने उन्हें बंदी बना लिया था। करियर का आरंभ जब वल्लभभाई मैट्रिक पास हुए तो वे 22 वर्ष के एक परिपक्व युवक थे। परिवार की विषम परिस्थितियों के कारण उच्च शिक्षा उनकी पहुंच में नहीं थी। अगली सबसे अच्छी बात कानून का कोर्स करना और देश के वकील के रूप में स्थापित होना था। उन्होंने ऐसा किया और गोधरा में एक छोटी सी प्रैक्टिस स्थापित की, लेकिन प्लेग के हमले के कारण, जो उन्हें एक दोस्त की देखभाल करते समय हुआ था, उन्हें शहर छोड़ना पड़ा और नाडियाड में कुछ समय बिताने के बाद वह 1902 में खेड़ा जिले के एक शहर बोरसाद में चले गए, जहां उस समय अपराधियों की सबसे बड़ी संख्या थी। गुजरात में मामले दर्ज किए गए। वल्लभभाई यहां बचाव पक्ष के वकील के रूप में काफी लोकप्रिय हो गए। वल्लभभाई अब इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर के रूप में योग्यता प्राप्त करना चाहते थे। बोरसद में अपने अभ्यास से उन्होंने वहां अपने खर्चों के लिए पर्याप्त कमाई कर ली थी, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण वह तुरंत यात्रा करने में सक्षम नहीं थे। उनके भाई विट्ठलभाई ने एक अंग्रेजी फर्म में अपनी शिक्षा पूरी करने की इच्छा व्यक्त की और वल्लभभाई ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया और यहाँ तक कि उनके रहने के लिए भुगतान भी किया। उनकी पत्नी ज़वेरबाई की 1909 की शुरुआत में पेट की किसी बीमारी के ऑपरेशन के बाद मृत्यु हो गई। जब शोक की खबर वल्लभभाई तक पहुंची, तो वह आनंद में एक हत्या के मामले में एक गवाह से जिरह कर रहे थे, एक अभेद्य संयम के साथ जिसके लिए वह बाद में जाने गए। उन्होंने दुख नहीं दिखाया, बल्कि जिरह हाथ में लेकर आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वह 1910 में इंग्लैंड के लिए रवाना हुए और मध्य मंदिर में शामिल हो गए। यहाँ उन्होंने इतनी मेहनत और कर्तव्यनिष्ठा से काम किया कि उन्होंने रोमन लॉ में टॉप किया, पुरस्कार हासिल किया और 3 साल की सामान्य अवधि के बजाय 2 साल के अंत में उन्हें बार में बुलाया गया। 1913 में भारत लौटने पर उन्होंने अहमदाबाद में अभ्यास स्थापित किया और इसमें बड़ी सफलता हासिल की। उनके पास तीव्र बुद्धि, सामान्य ज्ञान का भंडार और उन लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति थी जो ब्रिटिश अधिकारियों के क्रोध का शिकार थे और कानून के शिकंजे में फंसे हुए थे, जो खेड़ा जिले में असामान्य नहीं था। एक बैरिस्टर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के कारण उन्हें सार्वजनिक जीवन में एक सम्मानित स्थान प्राप्त हुआ। प्रारंभिक राजनीतिक करियर उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया, क्योंकि महात्मा गांधी ने सार्वजनिक गलतियों को सही करने के लिए जो निडर नेतृत्व दिया था, उससे काफी प्रभावित हुए। 1917 में वे पहली बार अहमदाबाद के स्वच्छता आयुक्त के रूप में चुने गए।
1924 से 1928 तक वे नगर पालिका समिति के अध्यक्ष रहे। नगरपालिका प्रशासन के साथ उनके जुड़ाव के वर्षों में नागरिक जीवन में सुधार के लिए बहुत सार्थक कार्य किए गए। जल आपूर्ति, स्वच्छता और नगर नियोजन में सुधार के लिए काम किया गया और नगर पालिका को ब्रिटिश शासन की सहायक संस्था से बदलकर अपनी इच्छा से एक लोकप्रिय निकाय में बदल दिया गया। 1917 में प्लेग और 1918 में अकाल जैसी आपदाएं भी आईं और दोनों ही मौकों पर वल्लभभाई ने संकट निवारण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। 1917 में उन्हें गुजरात सभा का सचिव चुना गया, जो एक राजनीतिक संस्था थी जिसने गांधी जी को उनके अभियानों में बहुत मदद की थी। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ संबंध घनिष्ठ हो गए, जो फसलें खराब होने के बाद भू राजस्व मूल्यांकन के भुगतान से छूट सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। अनिच्छुक औपनिवेशिक सरकार से राहत पाने से पहले 3 महीने तक गहन अभियान चलाना पड़ा, जिसमें गिरफ्तारियां, माल, संपत्ति, पशुधन की जब्ती और बहुत सारी आधिकारिक क्रूरता शामिल थी। गांधी जी ने कहा कि यदि वल्लभभाई की सहायता नहीं होती तो यह अभियान इतनी सफलतापूर्वक नहीं चलाया जाता। 1917 से 1922 तक के 5 वर्ष भारत में लोकप्रिय आंदोलन के वर्ष थे। युद्ध की समाप्ति के बाद रोलेट एक्ट लागू हुआ और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में और भी कटौती हुई, और फिर पंजाब में नरसंहार और आतंक के साथ खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी और कांग्रेस ने असहयोग का निर्णय लिया। वल्लभभाई ने हमेशा के लिए अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी और खुद को पूरी तरह से राजनीतिक और रचनात्मक कार्यों में लगा दिया। गांवों का दौरा करना, बैठकों को संबोधित करना, विदेशी कपड़े की दुकानों और शराब की दुकानों पर धरना आयोजित करना। फिर बारडोली सत्याग्रह आया। सत्याग्रह का अवसर बारडोली तालुका से भू राजस्व के मूल्यांकन को 22% और कुछ गांवों में 50 से 60% तक बढ़ाने का सरकार का निर्णय था। अन्य तरीकों से निवारण सुनिश्चित करने में विफल रहने पर तालुका के कृषकों ने 12 फरवरी 1928 को एक सम्मेलन में वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में भूमि राजस्व का भुगतान रोकने का निर्णय लिया। संघर्ष गंभीर और कड़वा था। संपत्ति और पशुधन की इस हद तक जब्ती हुई कि कई दिनों तक लोगों ने खुद को और अपनी भैंसों को घरों में बंद रखा। इसके बाद गिरफ्तारियां हुईं और फिर पुलिस और भाड़े के पठानों की क्रूरताएं हुईं। इस संघर्ष ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। पटेलों और तलातियों ने अपनी नौकरियां त्याग दी। सरकारी राजस्व वसूल नहीं हुआ। अंततः सरकार को लोकप्रिय संकल्प के आगे झुकना पड़ा और यह पता लगाने के लिए एक जांच बैठाई गई कि वृद्धि किस हद तक उचित थी और बढ़े हुए राजस्व की वसूली स्थगित कर दी गई। यह न केवल बारडोली के 80,000 किसानों की विजय थी, बल्कि विशेषकर वल्लभभाई की व्यक्तिगत विजय थी। उन्हें राष्ट्र द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका लगभग इसी समय देश में राजनीतिक स्थिति संकट के करीब पहुंच रही थी। कांग्रेस ने देश के लिए पूर्ण स्वराज के अपने लक्ष्य को स्वीकार कर लिया था, जबकि ब्रिटिश सरकार एक हित को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की अपनी नीति और संवैधानिक चालों के माध्यम से स्वतंत्रता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही थी और अपने शासन को मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद गांधी जी द्वारा प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह शुरू किया गया। वल्लभभाई पटेल, हालांकि उन्होंने नमक कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया था, गिरफ्तार होने वाले राष्ट्रीय नेताओं में से पहले थे। वास्तव में उन्हें 7 मार्च 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया था, गांधी जी के दांडी यात्रा पर निकलने से कुछ दिन पहले। उन्हें जून में रिहा कर दिया गया। तब तक गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेता जेल में थे और देश में संघर्ष की गति बढ़ रही थी।
कुछ ही महीनों में वल्लभभाई वापस जेल में थे। मार्च 1931 में वल्लभभाई ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 46वें सत्र की अध्यक्षता की, जिसे गांधी-लरविन समझौते की पुष्टि के लिए बुलाया गया था, जो अभी अभी संपन्न हुआ था। ये कार्य आसान नहीं था, क्योंकि भगत सिंह और कुछ अन्य लोगों को उसी दिन फांसी दे दी गई थी जिस दिन कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ था, और प्रतिनिधि, विशेषकर युवा वर्ग, गुस्से में थे। जबकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस खुश नहीं थे, संधि की शर्तों के साथ। लेकिन आखिरकार कांग्रेस ने एक स्वर से समझौते पर अपनी मुहर लगा दी। सविनय अवज्ञा को निलंबित कर दिया गया, राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया और कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गई। गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। गांधीजी और अन्य शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और दमन की नीति अपनाई गई। वल्लभभाई पटेल को गांधीजी के साथ यरवदा जेल में बंद किया गया था और वे जनवरी 1932 से मई 1933 तक 16 महीने तक वहां साथ साथ रहे। इसके बाद वल्लभभाई ने नासिक जेल में 1 और साल बिताया। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, तो कांग्रेस, हालांकि आमतौर पर इस अधिनियम की आलोचना करती थी, ने इसके उन संवैधानिक प्रावधानों को आजमाने का फैसला किया जो भारतीयों को स्वशासन का एक उपाय प्रदान करते थे और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनावों में भाग लेते थे, जिसके अंतर्गत परिकल्पना की गई थी 11 प्रांतों में से 7 में कांग्रेस का बहुमत वापस आ गया और कांग्रेस मंत्रालयों का गठन किया गया। कांग्रेस संसदीय उप समिति के अध्यक्ष के रूप में वल्लभभाई पटेल ने इन मंत्रालयों की गतिविधियों का मार्गदर्शन और नियंत्रण किया। हालांकि बहुत लंबे समय तक नहीं, क्योंकि 3 सितंबर 1939 को जब ब्रिटेन ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की, तो वायसराय ने केंद्रीय या प्रांतीय विधानमंडलों से परामर्श किए बिना भारत को ब्रिटेन के सहयोगी के रूप में युद्ध में शामिल होने की घोषणा की। कांग्रेस इस पद को स्वीकार नहीं कर सकी और कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। गांधीजी ने युद्ध में भारत की भागीदारी का विरोध करते हुए व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और कांग्रेस नेताओं ने गिरफ्तारी देना शुरू कर दिया। वल्लभभाई पटेल को 17 नवंबर 1940 को गिरफ्तार कर लिया गया। स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें 20 अगस्त 1941 को रिहा कर दिया गया। फिर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 8 अगस्त 1942 को बम्बई में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया और वल्लभभाई को कार्य समिति के अन्य सदस्यों के साथ 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधीजी कस्तूरबा के समय अहमदनगर किले में नजरबंद कर दिया गया और महादेव देसाई को आगा खान के महल में हिरासत में लिया गया। इस बार सरदार लगभग 3 वर्ष तक जेल में रहे। जब युद्ध के अंत में कांग्रेस नेताओं को मुक्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वतंत्रता की समस्या का शांतिपूर्ण संवैधानिक समाधान खोजने का निर्णय लिया, तो वल्लभभाई पटेल कांग्रेस के मुख्य वार्ताकारों में से एक थे। स्वतंत्रता के बाद के भारत में योगदान। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो वह उप प्रधानमंत्री बने और गृह, राज्य और सूचना और प्रसारण विभागों के लिए जिम्मेदार थे। इसी क्षमता में उन्हें भारत संघ में राज्यों के एकीकरण की सबसे जटिल और चौंकाने वाली समस्या से निपटने के लिए बुलाया गया था, और यहीं पर उनकी चातुर्य, उनकी अनुनय विनय की शक्तियां और उनकी राजनीतिक कुशलता पूरी तरह से सामने आए। उन्होंने इस प्रश्न को वैसे ही संभाला जैसे वे ही इसे संभाल सकते थे। उन्होंने 1 वर्ष से भी कम समय में रियासतों को 562 से घटाकर 26 प्रशासनिक इकाइयों तक सीमित कर दिया और भारत के लगभग 80 मिलियन लोगों, जिनमें लगभग 27% लोग शामिल हैं, में लोकतंत्र ला दिया। देश की जनसंख्या, राज्यों का एकीकरण निश्चित रूप से वल्लभभाई पटेल के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है।
लेकिन उनके लिए यह आसानी से और जल्दी हासिल नहीं हुआ होगा। गृह मंत्री के रूप में उन्होंने इतिहास में अभूतपूर्व सांप्रदायिक संघर्ष से तबाह हुए देश में व्यवस्था और शांति वापस लाने के प्रयासों की अध्यक्षता की। उन्होंने एक महान प्रशासक की निर्मम कार्यकुशलता से इस कार्य को पूरा किया। विभाजन के बाद भूमिका उन्होंने बड़े साहस और दूरदर्शिता के साथ विभाजन की समस्याओं को सुलझाया, कानून और व्यवस्था बहाल की और हजारों शरणार्थियों के पुनर्वास का काम किया। उन्होंने हमारी सेवाओं को पुनर्गठित किया जो अंग्रेजों के जाने के बाद समाप्त हो गई थी, और हमारे नए लोकतंत्र को एक स्थिर प्रशासनिक आधार प्रदान करने के लिए एक नई भारतीय प्रशासनिक सेवा का गठन किया। कांग्रेस पार्टी में योगदान। जबकि गांधी जी ने कांग्रेस को व्यापक कार्रवाई के लिए एक कार्यक्रम दिया था, वह वल्लभभाई ही थे जिन्होंने उस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए पार्टी मशीनरी का निर्माण किया। उनसे पहले किसी ने भी एक प्रभावी संगठन की आवश्यकता के बारे में पर्याप्त विचार नहीं किया था, लेकिन वल्लभभाई ने अपने अभियानों के दौरान इस आवश्यकता को महसूस किया और अपनी संगठनात्मक प्रतिभा और ऊर्जा को पार्टी की ताकत बनाने के लिए समर्पित कर दिया, जो अब संगठित और प्रभावी तरीके से लड़ सकती है। पार्टी संगठन पर उनकी पकड़ पूरी थी। इस प्रकार वल्लभभाई पटेल भारत की स्वतंत्रता के प्रमुख वास्तुकारों और अभिभावकों में से एक थे और देश की स्वतंत्रता को मजबूत करने में उनका योगदान अद्वितीय है। मौत 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हो गई। वे अपने पीछे एक पुत्र दहयाभाई पटेल और एक पुत्री मणिबेन पटेल को छोड़ गए। आप सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं।